आज मैं आपसे कोई सवाल पूछने नहीं आया हूं। आज मैं एक सच्चाई रखने आया हूं। वंदे मातरम कोई गीत नहीं है। वंदे मातरम कोई नारा नहीं है। वंदे मातरम कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। वंदे मातरम इस सभ्यता की स्वीकारोक्ति यानी एक्सेप्टेंस है। और जो सभ्यता खुद को स्वीकार कर लेती है उसे हराना इतिहास में कभी आसान नहीं रहा। सबसे पहले एक झूठ साफ करते हैं। एक कहना कि वंदे मातरम पर विवाद है खुद में एक राजनीतिक फ्रेमिंग है। विवाद गीत में नहीं है, विवाद शब्दों में नहीं है, विवाद भाव में भी नहीं है। विवाद है इस बात से कि भारत खुद को सिर्फ 1947 के बाद पैदा हुआ देश माने या हजारों साल पुरानी सभ्यता। और यही हिंदुत्व की रेखा है। हिंदुत्व तो हिंदुत्व को समझने में सबसे बड़ी गलती एक की जाती है कि इसे धर्म बना दिया जाता। हिंदुत्व धर्म नहीं है। हिंदुत्व उपासना पद्धति नहीं है। हिंदुत्व किसी पूजा स्थल की सीमाओं में भी बंद नहीं है। हिंदुत्व इस भूमि की सिविलाइजेशनल ग्रामर है। अगर किसी भी विषय में ग्रामर होती है, अगर हम उस ग्रामर को नहीं समझते हैं तो हम वो विषय नहीं समझ सकते, वो भाषा नहीं समझ सकते। उसी प्रकार से वंदे मातरम है, एक हमारी सभ्यतागत ग्रामर है। अगर हम इस वंदे मातरम को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो हम इसके सिविलाइजेशन को नहीं समझ पाएंगे, भारत को नहीं समझ पाएंगे। जहां भूमि माँ है, नदी माँ है और राष्ट्र एक जीवित इकाई है। वंदे मातरम इसी ग्रामर का सबसे संक्षिप्त वाक्य है। अब ध्यान दीजिए, दुनिया के हर राष्ट्र में भूमि को पर्सनिफाई किया जाता है। मदरलैंड, फादरलैंड और होमलैंड। लेकिन जब भारत अपनी भूमि को मां कहता है तो अचानक कुछ लोगों को असहजता होती है। क्यों? क्योंकि मां का रिश्ता कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता। मां का रिश्ता परमानेंट होता है और परमानेंट रिश्ते पावर को चुनौती देते। यही असली बेचैनी। वंदे मातरम बोलने में किसी का हक नहीं छिनता, किसी की आस्था पर हमला नहीं होता। लेकिन वंदे मातरम बोलने से एक बात तय हो जाती है कि यह भूमि सिर्फ प्रशासनिक नक्शा नहीं, एक सभ्यता है। और जो लोग भारत को सिर्फ एक पोस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट मानते हैं उन्हें यही स्वीकार्य नहीं। तो आज का सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम किसे बुरा लगता है। आज का असली सवाल ये है कि भारत को सभ्यता मानने से किसे समस्या, और क्यों हर सिविलाइजेशनल असर्शन को पहले विवाद कहा जाता है और फिर खतरा। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। पहले किसी भी सिंबल को विवाद बना देते हो और फिर बाद में उसको खतरा साबित कर। अब एक बुनियादी सवाल उठाते हैं जो अक्सर जानबूझकर टाल दिया जाता है। क्या भारत 1947 में पैदा हुआ या 1947 सिर्फ एक तारीख है उस सभ्यता के इतिहास में जो हजारों साल से बह रही थी? यही फर्क है नेशन स्टेट और सिविलाइजेशन में। और वंदे मातरम इसी फर्क को उजागर भी करता है। नेशन स्टेट क्या होता है? जिसमें एक संविधान हो, एक सरकार हो, एक सीमा हो और एक प्रशासन हो। ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब रिसेंट कॉन्स्ट्रक्ट है, रिसेंट निर्माण है। नेशन स्टेट ज्यादातर मामलों में युद्धों, संधियों और औपनिवेशिक नक्शों की देन है। भारत का जो मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी उसी पोस्ट कॉलोनियल दुनिया का हिस्सा है। लेकिन क्या भारत सिर्फ इतना ही है? पहले समझते हैं कि सिविलाइजेशन क्या होती है। सिविलाइजेशन
सिर्फ सत्ता नहीं, स्मृति होती है। साझा मिथक, साझा प्रतीक, साझा भाषा की जड़ें और साझा सैक्रेड जियोग्राफी। जब लोग एक ही नदियों को मां कहें, एक ही भूमि को पूजें और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही स्मृति को आगे बढ़ाएं, तो वह नेशन नहीं, सभ्यता होती है। वह सभ्यता, भारत एक ऐसी ही सभ्यता है और वंदे मातरम इसी सभ्यता की आवाज है। अब टकराव समझिए। जो लोग भारत को सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट मानते हैं, उनके लिए वंदे मातरम असुविधाजनक है, क्योंकि ये गीत संविधान से नहीं, भूमि से वैधता लेता। यह कहता है कि भारत किसी आवाज से पैदा नहीं हुआ, भारत को किसी ने ग्रांट नहीं किया। भारत था, भारत है और भारत रहेगा। यही असर्शन कुछ फ्रेमवर्क्स को हिला देता है। तो जो पोस्ट कॉलोनियल्स जो थिंकिंग है, वह कहती है कि सब कुछ न्यूट्रल होना चाहिए, सब कुछ इमोशन लेस होना चाहिए, सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए। लेकिन सभ्यताएं यह कॉन्ट्रैक्ट से नहीं चलती, सभ्यताएं भाव से चलती हैं, स्मृति से चलती हैं, प्रतीकों से चलती हैं। और वंदे मातरम इसी इंडिजीनियस लॉजिक का प्रतीक है, इसी का प्रतीक। तो असली टकराव धर्म बनाम धर्म नहीं है, गीत बनाम गीत भी नहीं है। असल टकराव है एक इंपोर्टेड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और एक लिविंग सिविलाइजेशन। और जब भी सभ्यता अपनी आवाज उठाती है तो उसे पहले विवाद कहा जाता है, कंट्रोवर्सी कहा जाता है। और अगला सवाल यही है, कौन तय करेगा कि भारत खुद को कैसे परिभाषित करे? कौन तय करेगा? अब हम उस सवाल पर आते हैं जिससे अक्सर लोग बचते हैं। वंदे मातरम से सच में डर किसे लगता है? किसे लगता है डर? ध्यान दीजिए, डर बोलने से नहीं लगता, डर सुनने से भी नहीं लगता। डर लगता है उस भाव से जो इसके पीछे है। डर तब पैदा होता है जब कोई सभ्यता खुद को कमजोर मानने से इनकार करते। डर तब पैदा होता है जब कोई समाज कह दे कि मैं अपनी जड़ों से शर्मिंदा नहीं हूं। वंदे मातरम यही घोषणा करता है। ये गीत किसी से कुछ छीनने नहीं आता, ये बस इतना कहता है कि यह भूमि मेरी मां है और मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं इसकी वंदना करता हूं। यही स्वीकारोक्ति कुछ आइडियोलॉजीज को असहज कर देती है, कुछ आदर्शवादी, कुछ शांति प्रिय लोग। अब एक कड़वी सच्चाई समझिए, जिस सभ्यता को अपने सिंबल्स पर भरोसा हो उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है और पावर हमेशा कंट्रोल चाहती है। इसलिए पहले सिंबल्स को वीकन किया जाता है, कमजोर किया जाता है, और फिर स्मृति को, और इसके बाद फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और जब जब भारत ने अपनी सिविलाइजेशनल भाषा में बोलना शुरू कर दिया है, तब तब उसे क्या कहा गया है? अरे सीधा कहा गया है कि ये डेंजरस है, ये पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड है, और ये विभाजनकारी है, यानी ये डिवीजिव है। सवाल ये नहीं है कि ये सच है या नहीं, सवाल ये है कि ये नैरेटिव कौन तय कर रहा है, कौन तय कर रहा है ये सब नैरेटिव। अब जरा बाहर देखिए, दुनिया के कई देशों में देख लीजिए, राष्ट्रगान गर्व से गाया जाता है, झंडे को सैल्यूट किया जाता है, इतिहास को सेलिब्रेट किया जाता है। वहां इसे एक्सट्रीमिज्म नहीं कहा जाता जैसा कि हमारे यहां इंडिया में कहा जाता है। लेकिन भारत में
जैसे ही कोई सिविलाइजेशन कॉन्फिडेंस दिखाता है, जैसे कि मैं, अब देखना इस पर बहुत प्रकार के कमेंट आएंगे, उस पर लेबल चिपका दिया जाता है एक अंधविश्वासी होने का, एक पुरानी सोच का होने का। क्यों? क्योंकि एक आत्मविश्वासी भारत ग्लोबल नैरेटिव हायरार्की को डिस्टर्ब करता है। यहां हिंदुत्व की हम बात साफ कर देते हैं कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व किसी को बाहर निकालने की योजना भी नहीं है। हिंदुत्व इस सभ्यता का सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। जो भारत को हमेशा गल्ट में देखना चाहते, उन्हें गर्व असहज लगेगा ही, और लगता है। तो अगली बार जब आपसे कहा गया है कि यह विवादास्पद है, एक पोलराइजिंग है, एक खतरा है, तो एक सवाल पूछिए, भाई किसके लिए खतरा और किसकी सत्ता को खतरा है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि सभ्यताओं को पहले बदनाम किया जाता है, फिर दबाने की कोशिश होती है, लेकिन जो सभ्यता अपनी मां को पहचान ले उसे मिटाया नहीं जा सकता, कभी नहीं मिटाया जा सकता। तो अब तक हमने देखा कि विवाद कैसे बनाए जाते हैं, फ्रेमवर्क कैसे टकराते हैं, और सभ्यतागत स्वर से डर क्यों लगता है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सच ये है कि वंदे मातरम असल समस्या नहीं है। असल समस्या है हमारी सभ्यतागत आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वासी राष्ट्र हर बात पर कंस्टेंट नहीं मानते, मतलब कंसेंट, स्वीकृति नहीं मानते। वे अपने सिंबल्स पर स्पष्टीकरण भी नहीं देते, वे अपने इतिहास पर अपोलॉजी, विरोध भी नहीं दिखाते। लेकिन जब कोई राष्ट्र हर वाक्य के साथ डिस्क्लेमर जोड़ने लगे, तो समझ लीजिए वह शक्ति में नहीं, अनुमति में जी रहा है भाई। तो विवाद तब होते हैं जब हम खुद तय नहीं कर पाते कि हम कौन है। युद्ध आज सीमाओं पर कम, प्रतीकों पर ज्यादा लड़े जाते हैं, सिंबल्स पर ज्यादा लड़े जा रहे हैं। क्योंकि अगर सिंबल्स टूटते हैं ना, तो स्मृतियां टूट जाती हैं, और अगर स्मृति टूटती है तो पहचान कमजोर होती है, और पहचान कमजोर होती है तो राष्ट्र नेगोशिएबल बन जाता है। वंदे मातरम, तिरंगा, भारत माता, ये टारगेट्स इसलिए नहीं है कि इनमें कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि ये बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं भारत। अब ये सोचिए, अगर हर पीढ़ी को अपने ही सिंबल्स को जस्टिफाई करना पड़े, तो वह पीढ़ी नवाचार कैसे करेगी, इनोवेशन कैसे करेगी, वह एक पावर, एक सुपर पावर कैसे बनेगी? तो परमानेंट, जो भी परमानेंट सुरक्षात्मक व्यवस्था है, जो इसको हम परमानेंट डिफेंसिवनेस बोलते हैं, किसी भी सभ्यता को धीरे धीरे खोखला कर देती है। और सबसे खतरनाक बात, जब हम खुद को कम आंकने लगते हैं तो दुनिया हमें और कम आंकती है, और भी। अब सवाल बाहर वालों से नहीं, खुद से है। खुद से सवाल कर, क्या हम अपनी सभ्यता पर इतना भरोसा रखते हैं कि बिना डर, बिना गुस्से, बिना सफाई उसे जी सके? या फिर हम चाहते हैं कि कोई और हमें बताए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या हम स्वीकार नहीं करते, ये बताइए। तो यही वजह आज भी हमें दिखाई दे रही है, यही वजह है कि वंदे मातरम पर बहस खत्म नहीं होता, क्योंकि ये बहस गीत की नहीं, आत्मविश्वास की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और अब आखिरी सवाल बचता है
अगर हम आज अपने सिंबल्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल हम किसके साथ खड़े होंगे? ये सवाल है, किसके साथ? अब अंत में कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई माफी नहीं, सिर्फ एक सीधा सा फैक्ट है, सीधा सा तथ्य। सभ्यताएं तरक से नहीं टूटती, वे टूटती हैं आत्मसंदेह से, और वंदे मातरम आत्मसंदेह का सबसे बड़ा इलाज है। वंदे मातरम किसी को एक्सक्लूड नहीं करता है, किसी से लॉयल्टी टेस्ट नहीं मांगता है, किसी पर आइडेंटिटी भी नहीं थोपता है। यह बस इतना कहता है कि यह भूमि मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं, मेरी मां है। और जो समाज अपनी भूमि को मां मानता है वह समाज कभी रूटलेस नहीं होता। इतिहास गवाह है, जो सभ्यताएं अपने सिंबल्स से शर्मिंदा हो जाती हैं वे धीरे धीरे किसी और की कहानी बन जाती हैं, और जो सभ्यताएं अपने सिंबल्स को शांत, दृढ़ और स्वाभाविक ढंग से जीती हैं उन्हें कोई हिला नहीं, कोई नहीं हिला। भारत दूसरे रास्ते के लिए बना है। अगर वंदे मातरम आज है तो कल कुछ और होगा, कल कुछ और पर विवाद हो। लेकिन सवाल यही रहेगा, यही वाला सवाल रहेगा, क्या हम हर बार अपनी सभ्यता को कटघरे में खड़ा करें, या क्या हम इतने परिपक्व हो चुके हैं कि बिना डर, बिना गुस्से, बिना सफाई अपनी पहचान के साथ खड़े रह सकें? खड़े रहोगे ना सब लोग? वंदे मातरम को साबित करने की जरूरत नहीं है, वंदे मातरम बस बोला जाता है शांत स्वर में, पूरे विश्वास के साथ। वंदे मातरम, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम शुभलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम।